हम लोग अब देखते हैं डिजाइन ऑफ डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम। ठीक है, हम लोगों ने देखा है कि प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम के बारे में। तो यहाँ पर हमने बताया था आपसे कि ये जरूरी नहीं है कि आपका एएससी यहाँ पर लिख उठा है। ठीक है, यानी 2 नंबर आप बार या 3 नंबर आप ओवर हैंगिंग बार लिखा हुआ तो वो आपका डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम नहीं होगा। डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम होने के लिए हम लोग ये स्टील को मान के चलते हैं कि ये मोमेंट कुछ ना कुछ कैरी करेगा। ये आपका कंप्रेशन स्टील का एरिया है और ये आपका टेंशन स्टील का एरिया है। ये हम लोग इफेक्टिव डेप्थ कहते हैं इसको हम लोग इफेक्टिव कवर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो डेटा है ये इसके सेंटर तक की डिस्टेंस है। सो फर्दर अगर हम लोग बात करें कि ये ओवरऑल डेप्थ आपका डी होता है। ठीक है, ओवरऑल डेप्थ का हम लोग यहाँ पर इफेक्टिव लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टेंशन जोन के जो सीजी है इसके नीचे के हम लोग मान के चलते हैं कि कोई पैरामीटर है ही नहीं। इसके नीचे अगर पैरामीटर नहीं है तो हम लोग मान के चलते हैं कि इफेक्टिव डेप्थ तक ही हमारा इफेक्टिव है। ठीक है, चल थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो डब्ल्यू रीइंफोर्समेंट इसमें ये कह रहा है कि रीइंफोर्समेंट जो हम लोग कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों में प्रोवाइड करते हैं और दोनों ही मूवमेंट कैरी करते हैं। ठीक है, दोनों ही लोड कैरी करते हैं। तो ऐसे सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर सबके बारे में एक्सप्लेनेशन है जो हमने बताया। डी डैश इक्वल टू इफेक्टिव कवर, एएससी इक्वल टू एरिया ऑफ कंप्रेशन स्टील, एएसटी इक्वल टू एरिया ऑफ टेंसाइल स्टील और डी डैश डी इक्वल टू इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, सो अगर हम लोग फर्दर बात करें यहाँ पर तो अब हम लोग बात करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम। क्यों जरूरत पड़ी डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम की? ठीक है, हम लोगों ने अभी देखा कि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में कि जब हमारे पास एमयू इज ग्रेटर देन एमयू लिमिट हो जाए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि ये जब डिजाइन ये आपको बता देता है कि ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है। ठीक है, अगर हमारा एमयू इज ग्रेटर देन एमयू लिमिट तो ये इंडिकेट करता है ओवर रीइंफोर्स सेक्शन। ये इंडिकेट करता है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अगर हम लोग फर्दर बात करें कि अगर हमारा एमयू मतलब अल्टीमेट मोमेंट, दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट मोमेंट, अल्टीमेट मोमेंट या इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर्ड मोमेंट, फैक्टर्ड मोमेंट। ठीक है, सो फर्दर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर एमयू इज ग्रेटर देन एमयू लिमिट हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड। ठीक है, अगर हमारा यही केस एमयू इज इक्वल टू एमयू लिमिट हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग सेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटिंग सेक्शन। ठीक है, तो वही कह रहा है और हमको पता है कि जब भी अपन एमयू लेस देन एमयू लिमिट मतलब अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होगा तो हमारा जो फेल्योर होगा फ्रॉम द टेंशन जोन होगा। और हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हमेशा जो फेल्योर हो स्ट्रक्चर का वो टेंशन साइड से हो। क्यों? क्योंकि टेंशन साइड से फेल्योर अगर होगा तो डक्टाइल फेल्योर होगा और अपन जानते हैं डक्टाइल का प्रॉपर्टी कि अगर डक्टाइल फेल्योर हो रहा है स्ट्रक्चर में तो वो आपको इंफॉर्मेशन देगा ड्यूरिंग द फेल्योर, मतलब आपको टाइम टेकिंग फेल्योर होगा। आपको टाइम मिलेगा कि आपका अगर स्ट्रक्चर फेल हो रहा है तो जितने जीवित प्राणी है, जितने लोग हैं उसमें सारे लोग बच सकते हैं। लेकिन अगर कंक्रीट साइड से फेल्योर होगा मींस ओवर रीइंफोर्स्ड अगर फेल्योर होगा मींस आपकी ब्रिटल फेल्योर होगी, मींस कंक्रीट साइड फेल्योर होगा, प्राइमरी कंप्रेशन फेल्योर होगा, तो इसका मतलब कि स्ट्रक्चर आपका सडन कोलैप्स कर जाएगा, कोई भी बचने का चांस नहीं है, टाइम टेकिंग फेल्योर नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर हम लोग बात करते हैं सडन फेल्योर या सडन कोलैप्स। ठीक है, यहां पर एमयू इक्वल टू एमयू लिमिट है तो ये आपका लिमिटिंग सेक्शन होता है। ठीक है, इसके बारे में अपन ने डिस्कस तो कर ही रखा है। चल दूसरी बात कह रहा है कि हेंस द सेक्शन डायमेंशन नीड टू मॉडिफाइड। ठीक है, अगर ये हमारा एमयू इज ग्रेटर देन एमयू लिमिट हो गया तो हमें क्या करना पड़ता है? ठीक है, कि इसको हम लोग डिजाइन नहीं करते क्योंकि हम लोगों ने एजम्पशन में मान रखा था कि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन के लिए आईएस कोड कोई प्रोविजन नहीं देता, आईएस 4562,000 इन केस ऑफ द एलएसएम। ठीक है, तो जब वो प्रोविजन नहीं देता तो इसका मतलब ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन से हम लोग डिजाइन कर नहीं सकते। लेकिन हमारा कंडीशन क्या रहा है? एमयू इज ग्रेटर देन एमयू लिमिट। अगर ये कंडीशन हमारा हो रहा है तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा कि मींस ये इफेक्ट हमारा ना आए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? साइज ऑफ जो मटेरियल है, साइज ऑफ कंक्रीट है, साइज ऑफ बीम है, उसको आप चेंज कर दो। अब जब साइज ऑफ बीम आप चेंज करोगे तो उसमें क्या करना पड़ेगा? आपके लिए प्रॉब्लम होगी कि आपके पास साइज भी रेस्ट्रिक्टेड होगा तभी आप डब्ल्यू प्रोवाइड करोगे। अगर साइज की रेस्ट्रिक्टेड नहीं है तो आप कभी भी आपके पास ऑप्शन होगा कि आप डब्ल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो और आप सिंगली भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर साइज में रेस्ट्रिक्शन नहीं है तब।
ठीक है। लेकिन अगर आपको साइज में रिस्ट्रिक्शन दे रखा है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम मस्ट बी विद इन लाइक दिस रेंज, ठीक है, कि आपका जो बीम का रेंज है वो इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए इसका मतलब साइज इज टू बीइंग टू रेस्ट्रिक्टेड, कि साइज आपका रेस्ट्रिक्ट हो गया। अगर साइज आपका रेस्ट्रिक्ट हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस साइज के हिसाब से ज्यादा मूवमेंट नहीं लगा सकते। अगर उससे ज्यादा आपका मूवमेंट आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन जोन की रेजिस्टिंग कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। और कंप्रेशन जोन की रेजिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन जोन में भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो यहां पर लिखा हाउएवर द सेक्शन डायमेंशन तो कैन नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक है, सेक्शन डायमेंशन तो मॉडिफाइड हुई नहीं, ठीक है। We need to provide the steel in compression side also so that the neutral axis does not shift downwards even by providing the steel in tension zone। चलिए ठीक है, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि XU is greater than XU limiting, XU is greater than XU limit, और इसको हम लोग बोलते हैं ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, हम लोग इसको बोलते हैं ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। अब देखो अगर ये हमारा ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है तो एक बात हमने ये भी बताया था, अगर हमारा एरिया ऑफ स्टील इंक्रीज करेगा तो हमारा XU की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। दूसरी बात, अगर हमारा XU, अब देखो अब इसका मतलब कि अगर हमारा एरिया ऑफ स्टील इंक्रीज कर रहा है, अगर एरिया ऑफ स्टील इंक्रीज कर रहा, बॉटम जोन इंक्रीज करेगा तो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी विद द इंक्रीज with the changes in the area of steel the XU value changes। तो हम लोग यहां पर एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं, with the changing in the value of AST the XU value changes, ठीक है। तो AST इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XU कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोगों ने देखा है XU अगर हम लोग सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम में देखें तो 0.36 FCK मल्टीप्लाई बाई B इंटू XU इज इक्वल टू 0.87 FY मल्टीप्लाई बाई AST, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आप AST की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो यहां पर आप रिजल्ट देखो XU इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AST है। अगर AST की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो इसकी XU की डेप्थ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और XU क्या है आप जानते हो, अपर फाइबर ऑफ द कंप्रेशन जोन से न्यूट्रल एक्सिस तक के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। चल इफ हाउएवर द सेक्शन डायमेंशन कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसका मतलब कि सेक्शन डायमेंशंस जो है B और D वो आपने कांस्टेंट कर रखा है। यहां पर एक वर्ड बोला प्रिफरेबली डेप्थ, यानी डेप्थ ऑफ बीम है उसको हम लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे कि ये हमारा चेंजिंग ना हो, ठीक है। क्योंकि हमने कल बताया था कि अगर आप डेप्थ ऑफ बीम बढ़ाओगे हाइट ऑफ स्ट्रक्चर बढ़ेगा, और हाइट ऑफ स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो मटेरियल ज्यादा लगेगा, मटेरियल ज्यादा लगेगा तो कॉस्ट ज्यादा लगेगा, और कॉस्ट ज्यादा लगेगा तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, अनइकोनॉमिकल। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जैसे जैसे हाइट ऑफ स्ट्रक्चर बढ़ता जाता वैसे वैसे हमारी लैटरल अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। लैटरल अनस्टेबिलिटी क्या होती है कि जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर हमने रखा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कोई लोड आ रहा है, जैसे विंड लोड आ गया, अर्थक्वेक लोड आ गया, तो ये इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। अपन जानते ही जैसे ये लेंथ आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी अनस्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस चीज को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अच्छा कि ऐसे जोन जिसमें ये लैटरल स्टेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, जैसे ये लैटरल स्टेबिलिटी मतलब विंड का इफेक्ट ज्यादा आ रहा है, आपके अर्थक्वेक का इफेक्ट ज्यादा आ रहा है। आप वहां पर देखो कि जो हाइट ऑफ बिल्डिंग होती है बहुत छोटे छोटे बनाए जाते हैं। छोटे बनाने का मतलब यह होता है कि वहां पर जो लैटरल स्टेबिलिटी है वो स्टेबल, लैटरल स्टेबिलिटी को हम लोग क्या करें, इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो लैटरल स्टेबिलिटी हम लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ बीम मानते हैं कि, या हाइट ऑफ फ्लोर मानते हैं। हाइट ऑफ फ्लोर अगर ज्यादा होगा तो लैटरल स्टेबिलिटी कम होगी, हाइट ऑफ फ्लोर कम होगा लैटरल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या कर रहा है, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि डेप्थ को प्रीफर करते हैं कि इसकी साइज चेंज ना हो, ठीक है। अब क्या करें, वी नीड टू प्रोवाइड द स्टील इन ऑन द कंप्रेशन साइड, ठीक है। अब तो हमें पड़ गया जरूरत क्या कि कंप्रेशन जोन में स्टील प्रोवाइड कर दें, ठीक है, सो दैट द न्यूट्रल एक्सिस डज नॉट शिफ्ट डाउनवर्ड्स। अगर डाउनवर्ड्स चेंज हो जाएगा तो डाउनवर्ड्स अगर शिफ्ट हो गया तो यानी मतलब XU इज ग्रेटर देन XU लिमिट, और यही आपका क्या कहलाएगा, कौन सा सेक्शन कहलाएगा, ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। ये कौन सा सेक्शन कहलाएगा,
ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा चाहेंगे कि कभी भी ये आपकी एक्सयू जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट ना हो, और नीचे की तरफ शिफ्ट ना हो इसका मतलब जो एरिया ऑफ स्टील आपने प्रोवाइड कर रखा उसको रजिस्ट करने के लिए एरिया ऑफ कंक्रीट तो बढ़ा नहीं सकते, इसका मतलब कंप्रेशन जोन को एरिया बढ़ा दीजिए ताकि ये जो एक्सयू की वैल्यू है ये शिफ्ट कर जाए कहां, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहां पर 10 we will have to provide the doubly reinforced beam। ठीक है, अब तो यहां से ये पता चल गया कि doubly reinforced beam हमें क्या करना, प्रोवाइड करना ही करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, doubly reinforced section is also used in the situation where the reversal of the moments is likely to occur। जैसे मल्टी स्टोरी फ्रेम स्ट्रक्चर आपने देखा, मल्टी स्टोरी फ्रेम स्ट्रक्चर कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये फ्रेम स्टोरी हो गया, ठीक है, यहां पर और भी हमने बना दिया, अब यहां पर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। ठीक है, पहला फ्लोर, दूसरा, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्लोर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो चांसेस हो जाएगी लैटरल इंस्टेबिलिटी की बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि इस चीज को रोकने के लिए यानी स्टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डब्ल्यू रीइंफोर्समेंट बीम भी प्रोवाइड करते हैं इसमें, क्योंकि मूवमेंट्स आपके एडवर्स आते रहेंगे, कहीं पर नेगेटिव होगा, कहीं पॉजिटिव होगा, कहीं नेगेटिव होगा, कहीं पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस बीम के केस में हमें डब्ल्यू रीइंफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उसकी स्ट्रेंथ क्या हो, ज्यादा हो। यहां पर क्या कह रहा है, अदर एडवांटेज ऑफ द यूजिंग द कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक हमारी होती है शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन, एक होती है हमारी लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन। जहां पर लॉन्ग टर्म आ गया इसका मतलब आप समझ लो क्रीप को हमने कंसीडर कर लिया, जहां पर लॉन्ग टर्म आ गया वहां पर आप समझ लो कि हमने क्रीप को कंसीडर कर लिया। अगर हमारा ये लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन को अगर हमें घटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और इस कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट में ये लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और एक पैरामीटर तो ड्यू टू लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन किसकी वजह से आता है, क्रीप की वजह से। अब देखो श्रिंकेज क्या होती है, जैसे आपने कंक्रीट को मान लो कि आपने कास्टिंग किया आज, तो कुछ समय बाद आप देखते हो तो वो सिकुड़ने लगता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर वॉइड्स होते हैं उनके बीच में यानी वाटर होते हैं तो वाटर की लॉसेस होने लगती है धीरे धीरे, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है जब उसमें प्रॉपर जो गैपिंग होगी वो कम होने लगेगी तो क्या करेगा, स्ट्रक्चर सिकुड़ने लगेगा। इसी सिकुड़ने प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंकेज बोलते हैं। तो इसकी वजह से भी लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन आता है। अब श्रिंकेज को कैसे अवॉइड करना है आगे अपन देखेंगे। अपन एक स्टेटमेंट बोलेंगे, टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज प्रोवाइड द इक्वल अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट इन कंप्रेशन एंड टेंशन जोन। हम लोग आगे बोलेंगे कि दोनों जोन में आप क्या करिए, इक्वल अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन में डिस्ट्रीब्यूट करिए। इसीलिए आईएस कोड क्या कहता है, आईएस कोड क्या कहता है, इसी चीज को रोकने के लिए, ठीक है, टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ श्रिंकेज मैक्सिमम amount of tensile reinforcement is equal to 4% of gross area। 4% मतलब 0.04 मल्टीप्लाई बाई बी इंटू ओवरऑल डी। ठीक है, फर्दर यहां पर हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट इक्वल टू 4% ऑफ हम लोग लिखते हैं बीडी इज इक्वल टू 0.04 मल्टीप्लाई बाई बी इंटू डी। ठीक है, इस बीडी को देखो ध्यान से, ये जो आपका बी इंटू ओवरऑल डी लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरिया। क्या बोलते हैं दोस्त, ग्रॉस एरिया। ठीक है, और अगर हमारा बी इंटू डी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव एरिया। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एरिया। ठीक है, तो दोनों में ध्यान रखना, ग्रॉस एरिया और इफेक्टिव एरिया दोनों में फर्क। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें, अब देखो क्या कह रहा है, while providing the compression reinforcement it should be ensured that the compression reinforcement are enclosed by the closed stirrups। चलो, this is very important in order to prevent the possible the buckling and the providing the some ductility by the confinement of concrete। अब देखो, अच्छा, तो जैसे मान लो कि ये हमारा बीम है, ये हमारा बीम है, हमने यहां पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया, हमने यहां पर क्या किया, रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया। जब हम लोग इसका 3D व्यू देखेंगे, यहां पर अपने पहला रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया, फिर जैसे अब आप देखोगे तो यहां पर दूसरा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया, फिर आपने यहां पर क्या किया, नेक्स्ट रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया।
ठीक है। तो जब आप यहां पर और कोई रेनफोर्समेंट आपने नहीं प्रोवाइड किया, तो जब हम लोग कास्टिंग करेंगे इसको, इसका मतलब कंक्रीट डालेंगे, तो ये जो रेनफोर्समेंट है, अगर आपने यहां पर प्रॉपर बाइंडिंग नहीं, ऐसे रेनफोर्समेंट को हम लोग ऐसे नहीं रखेंगे, रेनफोर्समेंट को हम लोग ऐसे रखेंगे, ठीक है, ताकि यहां पर एल बना के रखेंगे, उसका रीजन क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो जब आप रेनफोर्समेंट को ऐसे रखोगे ना दोस्त, इंडिविजुअली कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो ये जो रेनफोर्समेंट होगा कंक्रीट के साथ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कंक्रीट के साथ क्या होगा, जब वेट पड़ेगा इसका तो ये डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ये डिफ्लेक्ट करेगा तो यहां पर कोई बॉन्डिंग वगैरह नहीं बनेगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर इस कंप्रेशन जोन में, इस कंप्रेशन जोन यानी ये तो बॉटम हो गया, यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और अब इसी को हमने क्या बोला, कंप्रेशन रेनफोर्समेंट यानी एएससी, और इसी को हमने क्या बोला, एएसटी। अब देखिए, जब हमने इस कंप्रेशन रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड किया तो हम लोग बेटर कन्फाइनमेंट मतलब कि सबको एक साथ जकड़ के रखना, ठीक है। तो फॉर द बेटर कन्फाइनमेंट वी हैव ऑलवेज प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ रिंग्स। अपन रिंग्स बोलते हैं, लेकिन इसको टेक्निकल टर्म में हम लोग इसको स्टीरप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, स्टीरप्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर अब हमने ऐसा प्रोवाइड कर दिया इसको, ठीक है, अब हमने इसको ऐसा प्रोवाइड किया, ठीक है, इसको ऐसा मैं राउंड अप कर दे रहा हूं, यानी 3D आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये क्या करेगा, दोनों टॉप जोन और बॉटम जोन की जो रेनफोर्समेंट की पोजीशन है, ठीक है, उसको फिक्स कर देगा। अब फिक्स कर देगा, आप इसके बीच में कास्टिंग करो, आप इसके बीच में कास्टिंग करो। कास्टिंग करोगे तो ये जो बॉटम रेनफोर्समेंट में है इसका प्लेस चेंज नहीं होगा। अगर प्लेस चेंज नहीं होगा तो जहां पर आपने प्रोवाइड कर रखा है वहीं पर रहेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बेटर कन्फाइनमेंट, और यह एक टर्म और बोलते हैं, और इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन। इसका कहने का मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपने जो रेनफोर्समेंट जहां होना चाहिए था आपने वहीं पर प्लेस किया है रेनफोर्समेंट को। अब हम लोग यहां पर एनालिसिस करें तो थोड़ा सा पॉइंट देख लें, सारा डेटा तो देखा ही है। इसको एएससी बोलते हैं, इसको एएसटी बोलते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस आपका है एक्सयू, ये डिस्टेंस है आपका एक्सयू, ठीक है। तो यहां पर फर्दर अगर हम लोग बात करें तो ये आपका इफेक्टिव डेप्थ है यहां तक, तो ये डिस्टेंस आपका डी माइनस एक्सयू, ठीक है। तो ये 0.0035, 0.002 इसके बारे में अपन जानते हैं, इस C1 के बारे में भी जानते हैं और इसका डेटा भी हम लोग जानते हैं, 0.36 FC के मल्टीप्लाई बाई B इंटू एक्सयू, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग देखें दोस्तों, यहां पर स्टील आ रहा है, इसके बारे में हमने बताया अभी थोड़ी देर पहले। ये स्टील आएगा तो इसके लेवल पे एक स्ट्रेन भी आएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन एससी, ये आपका करेस्पॉन्डिंग इसके लेवल पे एक आपका स्ट्रेस आएगा, ठीक है। और इसकी कंप्रेशन स्टील का जो कंप्रेसिव फोर्स आएगा उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, C2 से बता रहे हैं। जब हमारा ये सारा पैरामीटर आ गया तो हम लोग यहां पर क्या बोलेंगे, देखो यहां पर लिखा हुआ स्ट्रेस इन द टेंशन स्टील विल जनरली, ठीक है, कि जो अपन ने टेंशन स्टील में यानी Fy मल्टीप्लाई बाई 0.87 इज इक्वल टू ये FD, और इसी को अपन ने क्या बोला था, डिजाइन स्ट्रेस। ये किस पे था, ये कौन से जोन के लिए था, टेंशन जोन के लिए। बिकॉज वी विल इंश्योर दैट XU इज ग्रेटर देन XU लिमिट। तो ये ओवर रीइंफोर्समेंट है, तो सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन, हाउएवर द डिजाइन स्ट्रेस इन द कंप्रेशन स्टील वुड नॉर्मली बी लेस देन 0.87। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है कि कंप्रेशन स्ट्रेस में इसकी वैल्यू कम होती है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 0.87 से हम लोग क्या लेके चलेंगे, कम लेके चलेंगे। इसका मतलब मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन का कहने मतलब है 0.87 Fy, ठीक है। FSC इज लेस देन 0.87 Fy, इसका मतलब ये टेंसाइल स्ट्रेस में है और ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस में है। सो फर्दर अगर हम लोग देखें तो यहां पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बात को आप ध्यान रखना। तो कह रहा फॉर Fe250 जनरली कंप्रेशन स्ट्रेस स्टील्स आर यील्डेड
अपन को पता है कि कंप्रेशन स्टील जो था वो इसकी यील्डिंग पॉइंट शो होता था, कंप्रेशन स्टील का यील्डिंग पॉइंट शो होता था, लेकिन हमने जो कोल्ड ट्विस्टेड बार रखा था उसका कभी भी यील्डिंग पॉइंट शो नहीं होता था। तो यहां पर वही कह रहा वो, ठीक है, फॉर Fe250 यानी माइल्ड स्टील के लिए आपकी यील्ड पॉइंट शो होती है, बट फॉर अगर हम लोग इससे ज्यादा ग्रेड का ले जिसको हम लोग कोल्ड ट्विस्टेड बार बोलते थे, ठीक है, उसमें कभी भी आपका यील्डिंग पॉइंट शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि यील्डिंग पॉइंट किसमें शो होता है, किसमें नहीं शो होता है। तो यहां पर अगर हम लोग फर्दर बात करें, स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील विल बी फाइंड आउट फ्रॉम द स्ट्रेन इन कंप्रेशन स्टील एप्सिलॉन एससी, ठीक है। एप्सिलॉन एससी कैसे फाइंड आउट करेंगे अभी देखते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, अभी था सिमिलर ट्रायंगल रूल से, ठीक है। यूजिंग एप्रोप्रिएट स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द सिमिलरली स्ट्रेस इन कंक्रीट at the level of the compression steel would be find out the from the stress strain curve of concrete, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपने एप्सिलॉन एससी लिखा तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन at the level of compression steel in कंप्रेशन जोन। कहां पर? इन कंप्रेशन जोन, ठीक है। अगर हम लोग यहां पर देखें, तो ये हमारा XU था, ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा D डैश, तो ये हो जाएगा हमारा XU माइनस D डैश। सो फर्दर अगर हम लोग देखें सिमिलर ट्राइंगल, सो दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू दिस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोगों ने कैलकुलेट भी कर रखा है, फर्दर अपन एक्सप्लेन कर ले रहे हैं, 0.0035 डिवाइड बाई XU इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा एप्सिलॉन SC डिवाइडेड बाई XU माइनस D डैश, ठीक है। सो वही वो डेटा लिख रहा है कि एप्सिलॉन SC इज इक्वल टू 0.0035 डिवाइडेड बाई XU मल्टीप्लाई बाई XU माइनस D डैश, ठीक है। सो फर्दर अगर हम लोग देखें दोस्तों यहां पर, तो ये अपन को क्लियर हो गया, ठीक है, कि ये जो डेटा आ रहा था ये कैसे आ रहा था, ये भी अपन को क्लियर हो गया, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट टोटल कंप्रेसिव फोर्स C1 C2। तो C1 की वैल्यू अपन को पता है, C1 इज इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU, ठीक है, ये हो गया। अब C2 की वैल्यू अपन ने बताया अभी थोड़ी देर पहले, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं FSC माइनस 0.45 FCK मल्टीप्लाई बाई ASC, ठीक है, ये भी अपन को पता है, ठीक है। तो C1 की वैल्यू टोटल कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू दिस C1 प्लस C2 ऐड कर लो, तो यहां पर वही बात कर रहा है कि C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहां पर C1 इक्वल टू 0.36 FCK B इंटू XU, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग बात करें इसकी लीवर आर्म होन की वैल्यू जो आएगी, ये जो लीवर आर्म होन की वैल्यू आएगी D माइनस 0.42, ये भी अपन जानते हैं, ठीक है। दूसरी बात C2 इज इक्वल टू एडिशनल कंप्रेशन इन स्टील, ठीक है, स्टील की वजह से जो कंप्रेशन फोर्स आ रहा है उसी को हम लोग C2 बोल रहे हैं। और C2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं FSC माइनस 0.45 FCK इंटू ASC। फर्दर अगर हम लोग लीवर आर्म 2 की बात करें तो यहां पर हो जाएगा D माइनस D डैश, ठीक है।